और सब बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। वो आज से मार कर आ गया। आज मार कर आ गया मैं। करें स्टार्ट क्लास। ठीक है, कल आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, इतना तो याद है। फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? कल हमने सर जो बात करी थी, कल हमने जो बात करी थी वो हमने बात करी थी सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। कल इसकी बात क्या रही थी? फोटो इलेक्ट्रिक। पानी मिलेगी तो ठंड पड़ रही है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। आप बताओ फोटो इलेक्ट्रिक में महाराज पीछे आज आपका नंबर है, ठीक है। आज आपका नंबर है, हाँ। और आप भी कहोगे आप कहाँ से कहाँ आ गए, है ना। हाँ, जैसे ही वो आ जाएगी यूशरा, तुरंत आपका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, कल हमने जो पढ़ा था, हमने प्लैंक जो हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन थी, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी बताओ? वर्क फंक्शन क्या था? h न्यू बराबर। हाँ, आज उसकी बात है। बताओ वर्क फंक्शन क्या है? कौन सा टैग लगाया है बात में? ये नहीं लगाया। वर्क फंक्शन क्या था? बताओ वर्क फंक्शन क्या था? फाई वर्क फंक्शन था। और वर्क फंक्शन जो होता था वो, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? फाई नॉट से नोट करते थे। अगर मैं वर्क फंक्शन को लिखूं तो फाई इक्वल टू क्या लिखूंगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को लिखूंगा ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? वेवलेंथ। अच्छा, hc की वैल्यू क्या होती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम 12,300। याद कर लो, मैं बता रहा हूँ बेटा। कुछ किताबों में पता है, कुछ किताबों में या कुछ नोट्स में तुम्हें 12,400 लिखना है, ठीक है। कुछ जगह 12,400, लेकिन एक्चुअली अगर तुम जाओगे तो 12,375 होता है एक्चुअली, ठीक। ये हो जाता है, ठीक है। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी? आप बताओ बीच में। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी? क्या नाम? लोगना। बताओ लोगना क्या है? h न्यू इक्वल टू, बोलो, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर। इसको ही हम लोग चाहें तो वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैंने कुछ ग्राफ बनाए थे। यस सर। एक तरफ तुम्हारा क्या था? पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक तरफ मैंने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो ग्राफ बने थे कल वो कुछ ऐसे बने थे सर। यस सर, ठीक है। और यहाँ पर ये कट करता था, ये ग्राफ बनाए थे। तो ये भी आपको ग्राफ भी तुमको याद करने पड़ेंगे, ग्राफ तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद में मैंने कुछ ग्राफ और बनाए थे, किसके सभी? करंट के, और इधर पोटेंशियल, कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने जब कहा था जब इंटेंसिटी सेम हो, इंटेंसिटी क्या हो? सेम। अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होंगे? अलग अलग, ठीक है। ये कल बहुत डिटेल से समझाया था। यस सर। और अगर इंटेंसिटी अलग अलग होगी, वो इंटेंसिटी सेम, अच्छा इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी सेम होगी, ध्यान रखना, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। उल्टा ये बोल गया कि यदि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी और जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही थी? सेम। तो हमारा ये ग्राफ बना था, कल बना थे ये ग्राफ। और मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी सेम हो और
और इंटेंसिटी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। तो किसी एक जगह से स्टार्ट होता था ऐसे और ऊपर ऐसे अलग अलग जाता था, ठीक है। इस टाइप से मैंने तुम्हारे ग्राफ बनाए थे, ये ग्राफ को ड्रा किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। अब देखो, अगर मैं बताऊं, बोलूं आपसे ये सब चीज, बच्चा लोग जो से लेते हैं, ठीक। मैंने कहा सब क्लास में लेट हुआ, दूसरी क्लास में लेट हुआ। इसीलिए मैंने देखो 5 मिनट में एक्स्ट्रा हो गया बताते क्या पुराना वाला बताते है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स की। किसकी बात करेंगे? प्लैंक्स की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स की। आइंस्टीन इक्वेशन कल हो गई थी, ठीक है, हाँ, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो ऐसा है, अगर तुम इस किताब को देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी है, इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि नीट का पैटर्न है वो इस टाइप से नीट का पैटर्न बनाया गया है कि कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में तुम्हारा सॉल्व हो जाए, ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। टेस्ट तैयारी कर रहे हो सभी लोग? यस सर, करते रहना, सही है। हाँ, और फिजिक्स का टेस्ट बताइए। हाँ, 2D काइनेमेटिक्स में क्या आ रहा है? 2D आ रहा है। 2D का मतलब वही तुम्हारे फ्लैटिंग टाइम ऑफ फ्लैटिंग रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, फ्लैटिंग टाइम रेंज, इन सब के फार्मूलाज क्वेश्चंस, ठीक। उसके बाद में जो तुम्हारा उधर थे जो और मैंने पूछा था दूसरा, तो उसमें हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो वही पीवी का डायग्राम कैसे क्या बनता है, ठीक है, और डायटोमिक मैंने क्या क्या पाया था, ठीक है, आरएमएस बीआरएमएस की आईआरएम जो बीएमपी, ठीक है, ये सब थी। जरा ढंग से जरा सिर्फ नोट्स सबसे पहले क्या करना, नोट्स अच्छे से पढ़ना अगर पूरे हैं तो, और उसके साथ में तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लगाना, ठीक। और पेपर तुम्हें किताब से नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तुम सोचो जैसे तुम्हारा रीडिंग पेपर आता है किताब से नहीं होता है, ऐसे किताब से पेपर नहीं होता। तो अपनी चीज को परखो, क्योंकि इसके बाद में जो मैं टेस्ट लूंगा वो काफी ज्यादा सब्जेक्ट उसका लूंगा कोर्स का, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टेस्ट तुम्हारा इसमें दिया है उसमें मैं तुम्हारा कोर्स बढ़ा दूंगा फिजिक्स में, है ना। हाँ, ढील तो तुम्हें कतई नहीं लेना, क्योंकि ढील दे दोगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा हम लोग, ठीक। क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। देखो एक हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। साइंटिस्ट का नाम क्या था? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक बेचारे, मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी, और मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि अगर मैं मोमेंटम की, अगर मैं मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले ये कहा, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, देखो जो हमारी सनलाइट है, सन है, सन से जो हमारी लाइट आती है ना, वो किसके रूप में आती है? फोटॉन्स के रूप में, ठीक है, फोटॉन्स के रूप में, ठीक है। और जो वो फोटॉन्स होते हैं उन हर एक फोटॉन्स की एनर्जी होती है, और किसी की जो फोटॉन की एनर्जी होती है ये बोले वो होती है एच न्यू। न्यू क्या होती है? न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और इन्होंने कहा अगर मैं न्यू को लिखना चाहूं तो न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, तो ये बोले हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा। ये तुम्हारी एनर्जी होती है, E इक्वल टू h न्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा। जहां पर h जो होता है ना, h होता है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट, h होता है प्लैंक कांस्टेंट। और जो प्लैंक कांस्टेंट यानी कि h की वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल से। क्या होती है? 34 जूल सेकेंड। बेटा ठीक है, ये याद करना वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए कि h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। E इक्वल टू h न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी देखो, कोई भी वेव चलती है तो क्या ऐसे चलती है सर? yes. ये एक चक्कर हो गया,
1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो E इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। कतई अपने खोपड़िया में याद कर लो ये बात कि E इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा एनर्जी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। H का होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। उसके साथ ही देखो मुझे तुम्हें पता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? किसी भी फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? तो बोले 0। कितना होता है? 0। अब देखो ये एक इक्वेशन थी जो रिलेटिविटी से कांटेक्ट था। m इक्वल टू एक इक्वेशन है m नॉट √1 - b² अपॉन c², ठीक है। अब जरा इसमें बेटा ऐसा है, अगर मैं तुमसे कहूं तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, क्या तुम्हारे मास में कमी आएगी? नहीं आती है ना, नहीं आती। तुम एरोप्लेन पर जा रहे हो तो तुम्हारे मास में कमी आएगी? नहीं। तुमने पढ़ा है, पूरी फिजिक्स खत्म कर दी, ये पढ़ करके खत्म कर दिया कि मास कभी चेंज नहीं। चाहे तुम चंद्रमा पे जाओ, चाहे आकाश में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारा मास चेंज नहीं होगा, मास वही रहता है। यही तो पढ़ खत्म कर दिया। हाँ बिल्कुल बात सही है, चेंज नहीं होता है लेकिन होता भी है। कब होता है? जब तुम बहुत तेजी से बढ़ो, स्पीड तुम्हारी बहुत हो। स्पीड क्या हो? बहुत। अब मान लो तुम्हारे लिए 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से दौड़ाया जाए, ठीक है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से दौड़ाया जाए तो तुम्हारा मास चेंज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के साथ में मास वेरी करता है, मास चेंज होता है, लेकिन हमारी स्पीड इतनी कम है, इतनी कम है भाई तुम दौड़ोगे तो तुम ज्यादा में ज्यादा देखो m नॉट क्या है? m नॉट होता है रेस्ट मास। किसका होता है बच्चों? रेस्ट मास। ये रेस्ट मास है। और b है तुम्हारी वेलोसिटी, b है तुम्हारी वेलोसिटी। अगर मैं m नॉट ऐसे ही रहने दूं, तिरछी गुणा करूं तो m ऐसे ही √1 - b² अपॉन c², यही तो हो जाएगा। m नॉट बराबर m √1 - b² अपॉन c², ठीक है सर जी, ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें, अब बताओ बच्चों, m नॉट है रेस्ट मास, m नॉट क्या है? रेस्ट मास। अब तो बताओ अगर मेरी स्पीड c के कंपेयर में तो बहुत कम होती है ना, हाँ। c के कंपेयर में क्या होती है? बहुत कम। समझ में आ रही? हाँ। नहीं आ रही? जैसे खुद बताओ, अगर मुझे खुद बताओ, अगर मैं कहूं तुम 90 km/h की स्पीड से चलो तो 90 किलोमीटर तुम्हें लगता है बहुत हो गया? बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। तुम्हारे हिसाब से तो 90 सही हो गया, मतलब बहुत हो गया, ठीक है। अगर तुम इसे मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 पंजे 90 कितना जाओगे? 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 मीटर, और यहाँ पर क्या है? 3 लाख किलोमीटर। कितना है? 3 लाख किलोमीटर। तो 3 लाख किलोमीटर के बारे में 25 क्या है? खत्म, ठीक है, 25 खत्म। तो इसीलिए हम इस पूरे वैल्यू को क्या मान लेते हैं? लगभग 0। तो हम ये कहते हैं हमारा जो मास है वही हमारा रेस्ट मास हो जाता है, ठीक है। जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास तुम्हारा कितना है? वही होता है जो हमारे पहले मास होता है। लेकिन अगर स्पीड बहुत हो, तुम्हें पता है, अगर मैं फोटॉन्स के लिए, इसके लिए फोटॉन्स के लिए, तुम बोले सर फोटॉन्स के लिए फोटोन की स्पीड कितनी होती है? तो तुम बोले c के बराबर। फोटोन की स्पीड कितनी होती है? c के बराबर। अगर मैं यहाँ पर स्पीड लिखूंगी तो m नॉट बराबर m √1 - b की जगह मैंने रखा c² अपॉन c²। c से c कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया, फिर 0 बचा, 1 में से 1 गया 0, और फिर टोटल वैल्यू क्या हो गई? 0। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा? 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत, ठीक है, स्पीड उसकी बहुत होती है। m नॉट इसकी वैल्यू जो होती है, स्पीड जो होती है वो बहुत होती है। कितना उतारो, फिर इसमें कुछ लिखवाएं, फिर अगले बढ़ेंगे।
ठीक है, ये हो गया। डाल लिया लो, ठीक है सही। अब देखो कितना डाल लिया, क्वेश्चन लिखो, कभी सरल सा क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द एनर्जी associated with a photon? What is the energy associated with a photon? Energy associated with a photon of wavelength 4000 angstrom, of wavelength 4000 angstrom। अब देखो तुमसे क्या पूछा, एनर्जी पूछी, क्या पूछी, और तुम्हें दे क्या रखा है लैम्डा। कतई देखो हलवा क्वेश्चन है, कतई हलवा क्वेश्चन, ठीक है, कतई हलवा क्वेश्चन। तुमसे क्या पूछा, एनर्जी, क्या पूछी, एनर्जी। तुम्हें दे क्या रखी है लैम्डा, कतई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुम बोले मतलब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप 12,375 होती है सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में क्या होगा एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना दे रखा है 4000, 4000 क्या दे रखा है एंगस्ट्रॉम, ये तो दे रखा है सर। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल। अब सर 1 2 3 1 2 3 कितना लिखूंगा 12.375 बटे सिर्फ क्या बचा 4। सब 4 से काट दो, 4 3 12, फिर तो पूरा कट गया, क्या आएगा 4 7 28, 4 8 32, 4 में 36, लगभग कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अगर 4 ऑप्शन में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तब तो ये सही है, सही है। अगर 4 ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना होके जूल में आंसर है, तो जूल में आंसर है तो कतई घबराना नहीं है। 0.09 1.6 into 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किस में आ जाएगा जूल, ठीक है। अगर जूल में आंसर है तो इससे गुणा करके हमारा आंसर किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब तो खाली बस भाग करना है हमें। अच्छा अगर मान लो पांडे जी यहाँ पर 500 नैनोमीटर होता, 500 मैंने कहा लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, ठीक है। बताओ अगर लैम्डा 500 नैनोमीटर खाना के लिए है ना, बढ़ते बढ़ते नहीं बढ़ते बताओ, ठीक है। अगर लैम्डा क्या हो 500 नैनोमीटर, तो बताओगे सर यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या 500 लिख देता, नहीं, क्योंकि ये किसमें है नैनोमीटर, यहाँ रखने को मांगता है एंगस्ट्रॉम। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो कतई कुछ नहीं सकी, एक नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना, तो बस एक जीरो बढ़ा के एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सिंपल सी बात, उठा के वैल्यू पुट अप कर, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा हो नैनोमीटर तुमसे कहा 400 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में बदलो तो 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 50 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद लिखना द मोमेंटम ऑफ फोटोन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन
मैंने मोमेंटम कराया नहीं ना तुम लोगों को, मोमेंटम नहीं बताया। चलो रुको, ये क्वेश्चन थोड़े बाद में, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद में बता दूंगा। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3.3 into 10 की पावर 29 kg मीटर पर सेकेंड। 3.3 into 10 की पावर 29 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, and wavelength, and wavelength, ठीक है। अब जरा देखो, हम लोग बात करते हैं, हाँ तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P is equals to mv square. P equal to P is equals to under root 2. मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? गलती करते हैं हम, तुम सब बच्चों को बता दो, कुछ करता नहीं है। ना बताने पर एक जन के घर पर खाना फ्री, पूरा महीना खाना ही बनाना पड़ेगा, है ना। लगता लगाओ ऐसे 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 ऐसे, है ना। सही रहेंगे बच्ची? हाँ ठीक रहेगा। बताओ मोमेंटम का फार्मूला पंडित जी बताओ। कतई सरल है। P equal to mv, P equal to mv, याद रखो P equal to mv, कतई सरल चीज। P equal to mv, m into mass, v मतलब वेलोसिटी, मास into वेलोसिटी, मोमेंटम। अब मैंने बात करी, गड़बड़ है क्या? तो कैसे बताया तो था, सुना नहीं। अच्छा तुमने बताया था, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, इससे कि हमें आवाज आए, ठीक है। हाँ P equal to mv, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी का ये होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब अपने थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि कोर्स नहीं कर रहे। इन लोगों ने बोला है सीधी सारी बात कि अगर तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया तुम्हारी क्लास खत्म, तो अभी हमारा कोर्स खत्म नहीं होगा। हमारा कोर्स हमसे कहो बच्ची, तो हमें तो वो पोटेंशियल है कि हम यही वाला चैप्टर तुम्हारा 2 महीने कर देंगे। हमें यही पोटेंशियल है कि अगर हम चाहें तो यही वाला चैप्टर तुम्हारा परसों कर देंगे, ठीक है। पढ़ाई हमेशा डिपेंड करता है टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ भाई क्लासेस जो होती है वो टीचर जो ये टीचर कैसे बताना है। खाना क्या ही हुआ, क्या बनाया खाने में? मटर के चावल। अरे सीधे बोलो ना, वेज बिरयानी बनाई थी, हैं? अब देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, देखो मोमेंटम की बात करें। सर मोमेंटम होता था P equal to mv, ये थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। P equal to क्या होता था बच्चों? mv। सिंपल सी बात है सर, मैं मास इनटू वेलोसिटी लेता था, अब मैं क्या आ गया? फोटोन। अब मेरा क्या आ गया? फोटोन। ये दिक्कत सर जी, क्योंकि तुम ही तो बोले कि फोटोन को तो मास ही नहीं होता है। अगर मास नहीं होता है तो मास हो गया 0, मास 0 तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0। ये तो अजीब दिक्कत है, ठीक है। तो मैं तो साइंटिस्ट बोले, जो प्लैंक बोले नहीं, बोले मास किसका 0 होता है? बोले फोटॉन्स का। बोले ठीक है, हमने कहा मास फोटॉन का 0 होता है, लेकिन बोले अगर फोटॉन्स का मास तुम्हारा 0 है, फोटॉन्स का मास तुम्हारा 0 है, बोले ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम होता है ना वो होता है E/c। इसका मोमेंटम अलग है। बाकी दुनिया में जितनी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, पार्टिकल, जो भी कुछ है, हम केवाड़, मोटरसाइकिल, जो कुछ है, ठीक है, फोटोन को छोड़ के सबका मोमेंटम क्या? क्योंकि सब में मास होता है। किसमें मास नहीं होता है? दुनिया में। दुनिया में तुम्हारे कोर्स में इकलौती चीज है फोटोन जिसमें मास नहीं होता है। बोले जिसमें मास नहीं होता उसका मोमेंटम P equal to E/c। अब तो बोले सर E equal to तो hc/लैम्डा होता है, hc/लैम्डा। मैंने कहा hc/लैम्डा, और c तो वैसे ही है, c से c कट गया तो सिर्फ क्या बचा? h/लैम्डा। तो h/लैम्डा बनी सही है। बोले सर E equal to तो h न्यू होता है, क्या होता है? h न्यू, और नीचे क्या है? c, नीचे है c। मैंने कहा ठीक, तो बोले सर मोमेंटम के मेरे पास में 3 फार्मूला हो गए। एक तो ये हो गया,
एक h अपॉन लैम्डा हो गया, एक h न्यू अपॉन c हो गया। ठीक है, ये मोमेंटम का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स के लिए लगेगा। किसके लगेगा? सिर्फ फोटॉन्स। ये मोमेंटम का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स के लिए लगता है। P इक्वल टू E अपॉन C, P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा और h न्यू अपॉन c। ध्यान रखना सर, यूनिट क्या होगी? अरे तो यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, इसकी भी तो यही होती थी। देखो मास n मतलब मास, मास की क्या होती है? kg। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, इसकी भी तो वही है, यूनिट वही है, यूनिट वही है। लेकिन बस अंतर इतना है कि अब यहाँ पर फार्मूला देखो, यहाँ पर इन पूरे फार्मूला में तीन में कहीं पर मास का जिक्र नहीं है। तो ये याद रखना, ये सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर फोटॉन्स, ओनली फॉर फोटॉन्स, सिर्फ फोटॉन्स के लिए वैलिड है। ठीक है, कहाँ भटक जाते हैं ये बताओ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमने दिया है वो कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने तुमसे क्वेश्चन में पूछा तो क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी पूछी, देखो मोमेंटम मुझे दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी पूछी तो मैं जानता हूं hc अपॉन न्यू। देखो मुझे मोमेंटम दे रखा है, ठीक है, मोमेंटम दे रखा है, मैं तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछी तो ना तो ये लगेगा ना तो ये लगेगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। सिर्फ फ्रीक्वेंसी किसमें है? इसमें। सिर्फ फ्रीक्वेंसी इसमें है, यानी कि सर P बराबर h न्यू अपॉन c और न्यू इज इक्वल टू pc अपॉन h। सर मोमेंटम आप बोले जो दे रखा है 3.329, c की वैल्यू आप बोले 3 × 10 की पावर 8, h की वैल्यू आप बोले 6.6 × 10 की पावर -34। बात समझ आ गई? ठीक है, काटो सर, इससे काटेंगे तो क्या बचेंगे? 2। इससे 2 को इससे काटेंगे तो 1.5, इनसे काटेंगे कितना बचेगा? 1.5। अब देखो सर, माइनस है ये प्लस है, गए 21 बचे, 21 किसके बचे? माइनस के। ये नीचे से ऊपर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 31 में से जब 20 बन जाएंगे तो कितने बचेंगे? 34 में से देखो 34 तो बचे, 34 में से 20 बन जाएंगे तो बोलो कितने बचेंगे? 13। कितने बचेंगे? 10 की पावर 13। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। आंसर हो गया। अब बताओ मुझे दूसरे में इसी में ही वेवलेंथ निकालनी है। अब वेवलेंथ के लिए मैं कौन सा लगाऊंगा? तो P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, सीधी बात है, बता दो फटाफट। P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, और लैम्डा मुझे फाइंड आउट करना है तो h अपॉन P। सर h की वैल्यू 6.6 × 10 की पावर -34 और P की वैल्यू 3.3 × 10 की पावर -29। इससे ये कटा तो 2 आया, ये जब ऊपर जाएगा तब बचेगा 2 × 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, 2 × 10 की पावर -6 मीटर। और -6 को अगर लिखना चाहो तो 2 माइक्रोमीटर। -6 क्या होता है? 2 माइक्रोमीटर। 2 माइक्रोमीटर। इस टाइप से इसका ये आंसर होता है। ठीक, उसके बाद अब हेडिंग पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स, ठीक है, फोटोन की इंटेंसिटी। अच्छा एक बात सुनो, सूर्य हमारे ऊपर पड़ता है, सूर्य पड़ता है, सूर्य किरणें क्या पड़ती हैं? किरणें। ठीक, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है, क्या सूर्य की किरणें हमारे ऊपर फोर्स लगाती हैं? नहीं। प्रेशर लगाती हैं? नहीं। दोनों लगाती हैं, फोर्स भी लगाती हैं और प्रेशर भी लगाती हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोर्स भी अप्लाई करती है, प्रेशर भी अप्लाई करती है, एनर्जी भी कैरी करती है, एनर्जी को भी कैरी करती है। ठीक है,
अब जरा सोचिए, अब जैसे मान लो प्लेन पर आप घर में अपने ऐसे खड़े हो गए, सामने सूर्य भगवान है, ठंडे ठंडे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की किरणें आप पे पड़ रही हैं, आप पे फोर्स लगा रही है, महसूस होता है? महसूस नहीं होता। क्यों? प्रेशर इतना कम है कि तुम्हें महसूस नहीं होता। ठीक है, जैसे मच्छर तुम्हारे ऊपर बैठ जाए, क्या महसूस होता है? नहीं होता है, जब काटता है ना, जब काटता है तब महसूस होता है, वैसे महसूस नहीं होता क्योंकि उसमें वेट तुम कब मानते हो है ही नहीं वेट। ठीक है, ऐसे ही वहां पर वो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन प्रेशर अप्लाई होता है, फोर्स भी अप्लाई होता है और प्रेशर भी अप्लाई होता है। ठीक है, दोनों चीजें अप्लाई होती हैं। अब जरा सोचो, अब देखो अगर मैं तेज पानी की फव्वारा मारूं तुम्हारे ऊपर, तब अप्लाई होगा? तो उड़ भी जाओगे। जो अग्निशामक वाले आते हैं उनको प्रेशर बहुत तेज होता है, उससे तो उड़ भी जाओगे, तो वो चीज अप्लाई होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स की, जरा सोचो, सबसे पहले इंटेंसिटी की बात करेंगे, फिर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, और हम लोग फोर्स की बात करेंगे, कितना फोर्स लगता है। सर ये अगर डेरिवेशन हमें नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हम बताएंगे सिर्फ उतना तैयार करना है। ठीक है, देखो वो मैं आप लोगों को ये सब चीजें इसलिए बता पाता हूँ, बताऊँ, मेरी बात समझो, अगर मैं पहली बार पढ़ा रहा होता या मैं दूसरी बार पढ़ा रहा होता तो मुझे एक अनुभव कम होता है, ठीक है, कि हाँ एक बार कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे इस बार 8वीं साल है नीट IIT के पास पे, तो 8 साल के हमारे तो मुझे ये पता चलने लगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक, तो वही तैयार कराओ जो जहाँ से पूछा जाता है, बाकी हमको PhD नहीं करनी, हमको सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है। और फिजिक्स के मारे हम नीट वाले बच्चे तो वैसे ही परेशान रहते हैं ना। हाँ, क्योंकि अगर जिस दिन फिजिक्स अगर नीट से हट गई तो उस दिन तो सब लड्डू मारेंगे, बोले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन उतना हाई हो जाएगा, फिर कटाफ जाएगी 700, ये भी ध्यान रखना, कटाफ 700। अब देखो ऐसा है, मैंने कोई एक एरिया ले लिया, तुम लोगों को बताया, कोई एक एरिया ले लिया, ऐसा कोई एरिया है, इसका एरिया है A, बोले ठीक है। अब इस पर कोई फोटोन आया, फोटोन पड़ गया, तुम्हें पता है एक फोटोन की एनर्जी, फोटोन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, अगर मैं बोलूंगा आपसे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी होती है? h या फिर hc अपॉन बिल्कुल सही, ये होती है। ठीक, अगर मैंने कहा इस एरिया पर n फोटोन पड़ रहे हैं, कितने फोटोन पड़ रहे हैं? n फोटोन इंसिडेंट होते हैं। अगर n फोटोन पड़ रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक के कारण कितनी थी? hc अपॉन लैम्डा, n के कारण कितनी होगी? nhc अपॉन लैम्डा। ठीक है, nhc, ये क्या है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब E, एनर्जी तो है, ठीक है, एनर्जी सर इतनी है। अगर मैं बेटा इसमें पावर की बात करूं कि इस पर कितनी पावर पड़ रही है, तो पावर का फार्मूला होता है, सबको पता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर का फार्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तुम बोले सर nhc अपॉन लैम्डा, नीचे क्या आ गया? T, सही है, ये है पावर, कितनी पावर पड़ रही है इस पर, तो nhc अपॉन लैम्डा, सही है। अच्छा, अब मैंने तुमसे कहा देखो nhc अपॉन लैम्डा टी का मतलब ये है, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरे ऊपर क्या फोटॉन्स गिर रहे हैं? फोटॉन्स तो गिर रहे हैं, सूर्य की लाइट भले टकरा के आ रही है, लेकिन उतनी मात्रा में एनर्जी कैरी नहीं कर रही जितनी मात्रा में एनर्जी बाहर कैरी कर रही है। ठीक है, बाहर ज्यादा एनर्जी है, और यही तुम देखो कि जब ज्यादा एनर्जी होती है तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है। अगर तुम ज्यादा एनर्जी होगी फोटॉन्स के अंदर तो ज्यादा हमें गर्मी का एहसास होता है। देखो तो एनर्जी पर, अब देखो
अगर मैं कहूं n क्या है, तुम बोले टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट ऑन द सरफेस एरिया, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस एरिया। और मैंने कहा लैम्डा तो इसकी वेवलेंथ t हो गई कितने समय, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा एक स्मॉल n ले लिया, मैंने स्मॉल n ले लिया, स्मॉल n कह दिया मैंने कैपिटल N अपॉन t, जहां स्मॉल n है क्या, स्मॉल n है हाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये स्मॉल है। अगर मैं यहां पर स्मॉल n लूं तो पावर बराबर हो जाएगा स्मॉल n hc अपॉन लैम्डा, ये याद रखना, ठीक है। ये अगले भी काम आएगा। ये है क्या, ध्यान रखना, ये पावर है, ये क्या है पावर, p इक्वल टू n hc अपॉन लैम्डा, ठीक। अब तुम मुझे बताओ सर, अगर मैं यहां पर अगर मैं स्मॉल n की वैल्यू निकालूं तो p तो ऐसे ही रहेगा, p ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या जाएगा पूरा hc अपॉन लैम्डा। अब p ऐसे ही hc अपॉन लैम्डा ही तो e था, तो n बराबर अगर मैं कहूं तो क्या लिख सकता हूं p अपॉन e। बोले बिल्कुल ठीक है सर, n बराबर p अपॉन e। तुम्हें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी देखूं, इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, इंटेंसिटी होता है बेटा पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है, हाँ इंटेंसिटी ध्यान रखना, पावर पर यूनिट एरिया। अब समझिए पावर कितनी पड़ रही थी, तो पावर बोले सर n hc अपॉन लैम्डा इनटू इतनी पावर पड़ रही थी। पावर कितनी पड़ रही थी, देखो पावर पड़ रही थी हाँ n hc लैम्डा n hc अपॉन लैम्डा। तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला आया वो आया n hc लैम्डा अपॉन a क्या है इसका एरिया, a क्या है इसका एरिया, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ, h बताइए प्लैंक कांस्टेंट, c लाइट का स्पीड ऑफ लाइट, n क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। सर ये देखो, अगर मैं चाहता I बराबर, आप बोले सर P अपॉन ए होता है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तुम बोले सर इसको तुमने लिखा n hc अपॉन लैम्डा है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तुम बोले सर hc अपॉन लैम्डा को तुम e भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो e, तो ये हो जाता है hc अपॉन लैम्डा e हो गया, तो हो गया n hc अपॉन a। तुम बोले सर अगर मैं hc को मैं न्यू लिखूं, सॉरी c अपॉन लैम्डा को क्या लिखूं न्यू, तो ये हो जाता है n h न्यू अपॉन a। सर क्या ये याद करने हैं, तो मैं कहूंगा इन्हें याद मत करना, ठीक है, इसे याद मत करना, और याद हो जाए डिब्बे तो बहुत अच्छी बात है, और ना हो तो दिक्कत लेने की बात कोई नहीं, ठीक। एक बात और बेटा, यहाँ पर जो मैंने ये एरिया लिया है ना, मैंने एरिया तब लिया है जब ये जो रेस है ना ये नॉर्मली पड़ रही है। नॉर्मली का मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है, नॉर्मली का मतलब क्या होता है, नॉर्मली का मतलब ये हो गया जैसे ये एरिया ऐसे है, ठीक है, और रेस ऐसे आ रही 90 डिग्री पर आ रही है, लेकिन अगर ये एरिया कुछ एंगल बनाता, ठीक है, और वो हम एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे ये हो गया सरफेस एरिया, इंसिडेंट रेस ऐसे आई, तो इसका नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया, और रेस जा रही थी मान लो ऐसे, जैसे मुझे उंगली दिख रही थी, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, अगर ऐसे होता ऊपर लिख देता, ठीक है। अगर एरिया बच्चों एरिया कुछ ऐसे तिरछा होगा, रेस ऐसे आ रही थी, तो इसका नॉर्मल कुछ ऊपर रहता है, ऐसे नॉर्मल ऊपर रहता, बीच में एंगल क्या बनता थीटा। और अभी नॉर्मल क्या है बताओ, अभी ऐसे है, अभी इसका नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, या इसका देखो 90 डिग्री, रेस ऐसी जा रही है, इसका 90 डिग्री तो इधर ही है, तो अभी एंगल कितना बनना है 0। अब अभी ऐसे हो गया तो इसका नॉर्मल ऊपर और रेस जा रही है ऐसे, तब कुछ ना कुछ एंगल बनना है। तो अगर मैं देखूंगा अगर ऐसा होगा तब जो तुम्हारा इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा ना, वो P की जगह क्या हो जाएगा, PA cos थीटा,
ये cos थीटा, इसे नोट डाउन कर लो, याद मत करना। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, पता तो है ना कौन सा लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर वो लिखना है, फिर ये लिखना है। अगर प्रोजेक्टर चल रहा हो तो उसको कब का लिमिट क्या होगा, प्रोजेक्टर से इतनी जल्दी पढ़ाई होती है, इतनी जल्दी पढ़ाई होती है, बहुत जल्दी खत्म। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, नेपाल में पढ़ाई की थी तुमने, पढ़ाई करी थी कल, पढ़ाई नहीं, कितने बजे तक पढ़ाई? और लाइट चली गई थी 10 बजे, और उठे कितने बजे थे मॉर्निंग में? 5 बजे। 7 घंटे सो गए तुम। 5 बजे उठ कैसे जाते हैं तुम? 5 बजे उठ गए, फिर क्या करते हो 5 बजे उठने को? पाँच उठने को क्या करते हो? हाँ, खाना बनाते हो, चलो 6 बजे खाना बना लिया, पीली क्यों रहते तुम? घर से आते हो ना, तो खाना क्यों बनाएंगे घर से आके? रहते हो नहीं, छुपाते क्यों बताओ? क्यों? पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दो, मैं 2-3 मिनट से कुछ नहीं होने वाला। मेहनत से पढ़ लो, कितना अंदर कमाना है इसमें डॉक्टर ना, बहुत ज़्यादा। लड़कियों पढ़ लो, तुम लड़कियों तुम कुछ मत, तुम एक ही ट्रेड चुनना, सबसे अच्छा बता रहा हूँ। गायकोलॉजिस्ट नहीं, क्या गायकोलॉजिस्ट, हाँ वो वाली ट्रेड चुनना, बस सबसे अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, पैसा ही पैसा। बता दिया? दांतों वालों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दांत में जब तक आदमी को खुद दर्द नहीं होता तब तक नहीं जाता, तब तक जाना ही नहीं है उसे, ठीक है? और ज़्यादा करेगा उखड़वा देगा छुट्टी, नया लगवा लेगा। दांतों वाले में थोड़ा कम होगा, दांत हो या हड्डी उड्डी टूट जाती है, तो हड्डी भी टूट जाती है आज के ज़माने में। अब तो चलो तब भी लोग डॉक्टर के पास जानकारी नहीं, तो पहले तो बैड के पास चले जाते थे, वहाँ को चीरा लगा के बांध देता था, जाओ थोड़े से छुट्टी हो गया। तो मेरा एक दोस्त है, वो हड्डी का बन गया डॉक्टर, MBBS है, गवर्नमेंट वाले से MBBS है, वो डॉक्टर बन गया हड्डी का, तो वो पछताता है, कहता है यार कहाँ देर में डॉक्टर हड्डियों का बन गया, कुछ और बनना चाहिए। चलो अब हम लोग ये हमने उतार लिया, अगर हम लोग बात करें फोर्स की बात करें, सर इंटेंसिटी तो हो गया, जो हमको तैयार नहीं करना था बिल्कुल सही, हमको सिर्फ याद करना था एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू hc/λ होता है, बस छुट्टी खेला था, ठीक है? अब मैं बात करूंगा आपसे फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर exerted by photons, फोटॉन्स से
फोटोन के द्वारा कितना फोर्स लगता है, कितना प्रेशर लगता है, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन तैयार करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी जो लास्ट की टर्मिनोलॉजी है वो तैयार करने की जरूरत है, जो तुम्हें याद हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो मेरे पास में कोई भी ऐसी कोई एरिया है, ऐसा कुछ एक क्षण है, ठीक है, कुछ भी, इस पर फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, बोले ठीक है। बोले तुम बोले एक फोटॉन जब आता है तो उसका मोमेंटम कितना होता है, P इक्वल टू, तुम बोले h अपॉन लैम्डा, मोमेंटम कितना होता है, h अपॉन लैम्डा, ठीक। अब देखो जैसे फोटॉन्स आया, टकराया, और टकरा के क्या हो गया, वापस, टकरा के हो गया वापस। इसका मतलब ये है ये जो सरफेस है ना वो 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, मिरर, मिरर है, मिरर क्या है 100%, लगभग 100% रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। जैसे हम अपने आप को देखते हैं वैसे ही हम दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं ना, हाँ। तो P इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, यहाँ ध्यान रखना ये बेटा 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि इस पर जितने फोटॉन्स पड़ेंगे सारे की सारे फोटॉन्स पड़ने के बाद में वापस हो जाएंगे। अब बताओ सर, अगर मैंने कहा सिंगल फोटॉन का मोमेंटम कितना है, h अपॉन लैम्डा, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स n हो, देखो यदि n फोटॉन्स हो तो मोमेंटम क्या होगा, उसे मैंने p1 मान लिया, यानी कि n फोटॉन्स आ रहे हैं तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा nh अपॉन लैम्डा, बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने कहा लाइट पड़ी, पड़ने के बाद में क्या गई, वापस गई, तो जो मोमेंटम सेकंड होगा वो भी क्या होगा, nh अपॉन लैम्डा, लेकिन किसका होगा, माइनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर तुमने इधर वाले अगर पॉजिटिव लिए हैं तो इधर वाले क्या लोगे, नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, तो P2 हो गया तुम्हारा माइनस nh अपॉन लैम्डा। अगर मैं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम देखूं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होता है सर जी डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या होगा, अरे चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक है। अगर मैंने P2 को लिया तो माइनस NH अपॉन लैम्डा, माइनस अपने आप, और P1 को लिया माइनस NH अपॉन, दोनों माइनस माइनस हैं तो दोनों जुड़ के हो गए माइनस का 2NH अपॉन, ये आया मेरा सर डेल्टा, डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे कहूं अगर मैं फोर्स की बात करूं, एक हमने जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था तो हमने फोर्स में पढ़ा था, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ही हमारा फोर्स होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मुझे फोर्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम जो तुम्हारा आया है, ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम ही तो है डेल्टा पी, तो चेंज इन मोमेंटम आया है माइनस, तो माइनस खत्म कर दो, ठीक है, माइनस मान लो, माइनस खत्म कर दो। जैसे अगर तुम इधर वाले को पॉजिटिव लेते तो इधर वाले को क्या लेते, नेगेटिव, ठीक है, तो वहां पर चेंज इन मोमेंटम को माइनस को खत्म कर दो, 2NH अपॉन लैम्डा, और नीचे dt की जगह क्या ले लिया, टाइम, छोटे से टाइम के लिए, छोटे से टाइम, NH लैम्डा, NH अपॉन लैम्डा t। अब देखो सर तुम बोले कैपिटल N अपॉन T, कतई बताने की जरूरत नहीं है, स्मॉल n 2H अपॉन लैम्डा। बोले सर इतना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, n 2H अपॉन लैम्डा, क्या ये याद करने की जरूरत है, ये भी, ठीक है, ये जरूरत है। अब सर जी उसके बाद में तुम देखो, इससे पहले मैंने पावर का एक फार्मूला लिखा था, पावर का NHC अपॉन लैम्डा, ये लिखवाया था, सही। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं तो आप बोले सर P लैम्डा अपॉन HC, ये आएगा, ये वैल्यू उठा के अगर मैं इसमें पुट अप करूं तो F इक्वल टू n की जगह P लैम्डा अपॉन
एच सी, और ऊपर है 2h अपॉन लैम्डा से एच से। तो फोर्स का जो फार्मूला आया वो आया 2p अपॉन सी, ये आ गया फोर्स। ये याद रखना है, ठीक है, कि कितना फोर्स लगता है, तो 2p अपॉन सी, जहां p क्या है, पावर, p क्या है, पावर। ध्यान रखना p तुम्हारी पावर है। सर अब मेरा फोर्स तो आपने निकाल दिया, फोर्स आ गया। अब मैं अगर प्रेशर की बात करूं, मैं बात करूं प्रेशर। सर प्रेशर का जो फार्मूला होता है प्रेशर, अब देखो देखो कंफ्यूज हो गया ना, ये p पावर है और ये p प्रेशर, ठीक है, दोनों जगह p आ और से मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसीलिए जहां जहां पावर होगा मैं पावर लिखता जा रहा हूं, ठीक है। ये पावर है, ये प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं फोर्स की जगह लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2p अपॉन सी। आप बोले सर 2p अपॉन सी इंटू ए, हो गया सर, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें पता है ये p है क्या, पावर, और ए क्या है, एरिया। इससे पहले देखो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, पावर पर यूनिट, पावर पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब ये है मैं इसे लिख सकता हूं आई, क्यों, क्योंकि सर जी p बराबर तुमने सॉरी आई बराबर तुमने लिख दिया p अपॉन, ठीक है। तो याद रखना ये है प्रेशर और ये क्या है, पावर, ठीक है, ये पावर है, ठीक। तो P वहां पर प्रेशर, यहां प्रेशर। तो बस तुम्हें दो, एक फार्मूला ये याद करना है, एक ये याद करना है। क्या याद करना है तुमको, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फोर्स का फार्मूला होता है 2p अपॉन सी, 2p अपॉन सी। 100% रिफ्लेक्टर के लिए प्रेशर का फार्मूला होता है 2i अपॉन सी, आई इंटेंसिटी, यहाँ p पावर, ठीक है। इतना उतारो, अभी इसमें और भी करा दूं जो पूछे जाते हैं, अब वो आ एक काम और करो, अगर आप कोई छोटे भाई बहन, मैं बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनसे कहना नीट की तैयारी करें तो 10th के बाद स्टार्ट कर दें, हमेशा, ठीक है, 10th के बाद से ही स्टार्ट नीट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो आपको भी पता है 11th 12th में पढ़ाया कुछ जाता है, आप अगर बोर्ड के पर्पज से देखोगे, बोर्ड का सिलेबस ही कितना सा है, 2 दिन में पढ़ाया काम हो जाता है, ऐसे सिलेबस खत्म कर दिया, ठीक है। तो बोर्ड में अगर सिलेबस है तो 11th का तो पूछा ही नहीं जाता, बोर्ड में 12th का पूछा जाता है, बात तो अगर जो बंदा इच्छुक है वो 11th जैसे 11th में आए इसी समय से तैयारी करना स्टार्ट करे, तो वो जब 2 साल पढ़ा हुआ होता है ना तो उसे बहुत कुछ पता होता है। अब यही बात अगर हम हाई स्कूल वाले बच्चे से कहें तो वो क्या कर सकते हैं, इंटर तो कर लें, उसे कौन बताएगा भाई तो इंटर क्या कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, हो गया ना, पता तो है ना पहले कौन सा लिखना है, यस ये ध्यान रखना। तो एक बार लिख लिया, फास्ट लिखिए, लिखिए ना, तो कहाँ तक रहेंगे ये F इक्वल टू P लैम्डा अपॉन एच सी और 2h अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, एच से एच, ये
लिया। अरे पटेल नहीं, हमें सहेली हम नहीं गायब। फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाई फोटोन्स। एक बच्ची हम हैं, अपनी बिना सहेली कर नहीं सकते, है ना। जिस दिन गायब होंगी ये दोनों गायब होंगी, ऐसे ये दोनों, जिस दिन गायब होंगी दोनों गायब होंगी, एक आ नहीं सकती। चलो, फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड उतारिए ना। अब देखो, जो तुम्हें याद करना है वो तुम्हें करना है। सबसे पहले तुम्हें याद करना है फोर्स इक्वल टू 2p अपॉन c, फोर्स इक्वल टू 2p अपॉन c, तब प्रेशर इक्वल टू 2i अपॉन c। ठीक है, प्रेशर अपॉन 2i इनटू अपॉन c। ठीक, अच्छा ये हो गया। ठीक, याद कर लेना, प्रेशर i अपॉन c, 2i अपॉन c लगता है। ठीक, प्रेशर क्या लगता है, अचानक से लगता है ना ऐसे प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लगता है, तुम्हारे मुंह में से आई की आवाज आती है, तो हो गया आई अपॉन सी। ठीक है, हाँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा रहता है, याद रहता है, नहीं रह पाता। ठीक है, तो प्रेशर में 2i अपॉन सी और फोर्स में 2p अपॉन सी, क्योंकि बेटा इतना बड़ा डेरिवेशन हमें याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद करना है। अब देखो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि सर अगर 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, 100% क्या है, रिफ्लेक्टिंग, तो सर प्रेशर जो लगेगा वो लगेगा 2i अपॉन सी, फोर्स लगेगा 2p अपॉन सी। बिल्कुल सही है, दोनों के नीचे c है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये कहूं 100% रिफ्लेक्टिंग की जगह 100% एब्जॉर्बिंग, 100% एब्जॉर्ब हो रही है लाइट। एब्जॉर्ब का मतलब है लाइट आ तो रही है लेकिन जा नहीं, ये बात समझ रहे हो, लाइट आ रही है लेकिन जा नहीं रही। अगर लाइट आ रही है, अगर नहीं जा रही है, तो पहले जो तुम्हारा मोमेंटम, सिर्फ एक ही तो मोमेंटम बचेगा, आधा हिस्सा तो वापस ही नहीं जा रहा है ना, सिर्फ आ रहा है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, आना, जाना नहीं। ठीक है, तो सिर्फ आ रहा है, अगर सिर्फ आएगा तो एक हिस्सा आएगा और एक हिस्सा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दो हिस्से में से आधा हिस्सा रह गया, आधा हिस्सा रहेगा तो यहाँ पर भी आधा कर दो। अगर 100% एब्जॉर्बिंग है तो जो फार्मूला होगा वो 2 को खत्म करके क्या बचेगा सर, P अपॉन C, P अपॉन C। और सर जो प्रेशर, जो सर जी प्रेशर था वो सिर्फ क्या बचेगा, I अपॉन C। ठीक है, अगर 100% एब्जॉर्बिंग है तब, अगर 100% रिफ्लेक्टिंग है तो जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो इसीलिए सर 2p अपॉन C था, यहाँ पर 2i अपॉन C था। अगर 100% एब्जॉर्बिंग है तो F इक्वल टू P अपॉन C और P इक्वल टू I अपॉन C, ये भी याद करना है। दूसरी चीज, अगर मान लो जो भी तुम्हारे पास रेडिएशन है, जो भी तुम्हारे पास रेडिएशन वो आ रही है ऐसे और ऐसे निकल के जा रही है लाइट। अब बताओ, पहले तो वो नॉर्मल पे आ रही थी, अब नॉर्मल पर ना आके, नॉर्मल पे ना आके किस पे आ रही है, किसी एक एंगल पर आ रही है। ये एंगल, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अरे तुम रिफ्लेक्टिंग में जानते थे, रिफ्लेक्टिंग में तुम लोग जानते थे कि जो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू जो इंसिडेंट होगा और वही क्या होगा, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एंगल जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर सर ऐसा है तो मुझे बताओ, अब यहाँ पर जो मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम तुम बोले सर h अपॉन लैम्डा, अगर इसको मैं इधर लाऊं, इसको इधर, तो ये क्या बन जाएगा, तुम बोले सर अगर मैं लैम्डा की तरफ जाऊंगा तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाऊंगा, cos थीटा में। इसको भी अब इधर ले जाऊंगा तो इसका मोमेंटम इधर होगा, h अपॉन लैम्डा, यहाँ पर भी क्या होगा, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ cos थीटा फालतू आया, क्या है, cos थीटा। ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा 100% क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। ध्यान रखना, 100% क्या है, रिफ्लेक्टिंग। अंतर जो वो है, अंतर है वो सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर एक एंगल पर आ रहा है, इससे पहले किस पे आ रहा था, नॉर्मल, किस पे आ रहा था, नॉर्मल। अब सर अगर ऐसा होगा तो बोले 100% जहां तुम्हें रिफ्लेक्टिंग दिखा, मैं तो चुपचाप जानता हूं 2p अपॉन C। मैंने कहा प्रेशर बोले 2i अपॉन C। ये तब था जब बच्चों नॉर्मल पर आ रहा था और नॉर्मल से जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक एंगल पर आ रहा है, एंगल पर आ रहा है तो सर जी cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा। बात समझ में आ गई, cos थीटा इनटू cos थीटा। अब जरा सोचो सर, अब मान लो एंगल पे तो आ रहा है, एंगल पे तो आ रहा है, लेकिन
जो जा रहा है वो जा नहीं रहा है, मतलब मैंने कहा 100% मेरी एब्जॉर्बिंग है, 100% P/C cos theta। एब्जॉर्बिंग है। अगर 100% एब्जॉर्बिंग होगी, मैंने कहा 100% एब्जॉर्बिंग, यानी कि एंगल आ रहा है, एंगल क्या है थीटा, लेकिन जा नहीं रहा है, ये सारा का सारा को क्या कर ले रहा है एब्जॉर्ब। अगर तो समझ लो एक रेज आ रही है, एक तो जा ही नहीं रही है, एक नहीं जा रही तो क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, क्या कर दिया मैंने आधा। तो तुम बोले सकते हो फोर्स का फार्मूला होता था P/C, तो P/C और प्रेशर होता है I/C, यहाँ पर भी cos थीटा और यहाँ पर भी cos phi। समझे, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये और ये जो मैंने ये डिब्बा करे हैं, ये डिब्बा और ये डिब्बा, यही पूछे तुमसे सीधे कहेगा 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉर्मल पड़ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉर्मल पड़ रहा है, तो 2I/C और 2P/C छुट्टी। 100% एब्जॉर्बिंग है और नॉर्मली पड़ रहा है, तो सीधे I/C P/C, जिस एंगल पर पड़ रहा है उसने कहा थीटा एंगल पर पड़ रहा है और 100% रिफ्लेक्टिंग है। जैसे ही तुम्हें रिफ्लेक्टिंग था तुरंत तुम बोले सर ये 2P/C * cos phi और 2I/C cos phi, ठीक है, और 100% एब्जॉर्बिंग है और किसी एंगल पर पड़ रहा है नॉर्मल से, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा I/C cos phi P/C cos phi। बस ये क्वेश्चन पूछेगा। इतना प्रेशर लगाता है। और 4 जो होंगे नीचे, उन 4 में यही होंगे बस। बता लिया। बोलिए। अगला एंड पड़ेगा तुम्हारा कांस्टेंट। कॉम्पिटेंट इफेक्ट, कॉम्पिटेंट इफेक्ट। अब देखो सर, कॉम्पिटेंट इफेक्ट में ये कहा गया कि इनके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन था जो रेस्ट में है, अभी ये बेचारा रेस्ट में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, फोटोन रेस्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, फोटोन रेस्ट में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो सकता है, क्योंकि फोटोन की स्पीड होती है c, अगर c होगी तो वो रेस्ट में कहाँ होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेचारा रेस्ट में था, आराम से बैठा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास में क्या हुआ, एक फोटोन H nu फोटोन, ठीक है, H nu फोटोन है, ये आया, इसको स्ट्राइक किया, टक्कर मारा, ठीक है, टक्कर मारा, मैंने कहा मान लो टक्कर मार के इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर चला गया,
इसे बोलेंगे हम लोग रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। टक्कर मारी इसको और इलेक्ट्रॉन इधर चला और फोटोन बेचारा इधर चला, फोटोन इधर चला। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल, ये एंगल फाई मान लो, ये एंगल मान लो थीटा। मुझे नहीं पता कि थीटा क्या होगा या फिर तुम्हारा फाई क्या होगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब जरा सोचना सर, जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोटॉन्स आएगा और फोटॉन्स इसको स्ट्राइक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पर जो फोटोन आ रहा था वो फोटोन अपनी टोटल एनर्जी इसको दे रहा था, टोटल की टोटल एनर्जी अपनी इसको दे रहा था। सही है, यहाँ पर जो फोटॉन्स आ रहा है वो टोटल एनर्जी नहीं दे रहा, वो टोटल एनर्जी नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, वो कुछ एनर्जी आया, वही टकराया, कुछ ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, इसने कुछ तो एनर्जी से दी अपनी, सोचना दिमाग लगा सोचना। अगर इसने अपनी कुछ एनर्जी इसे दी तो अब इसके पास एनर्जी क्या हो गई, कम। एनर्जी कम, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम। इसका तो क्या होता है, एच न्यू। कुछ सोचो कि अगर एनर्जी इसके पास अब कम हो गई, यहाँ एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ एनर्जी कम, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि एनर्जी कम है ना, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ कम। तो यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट ने ये कहा, जो इनकी वेवलेंथ का अंतर है लैम्डा, ये होता है h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई के बराबर। ठीक है, ये सही, ये होता है। और इसको ही इन्होंने बोला डेल्टा लैम्डा, या इसको ही इन्होंने बोला कॉम्पटन शिफ्ट। इन्होंने कहा, तुम्हें खुद पता है बच्चों, ये इसका अगर मैं इसको लिखूंगा तो एच सी अपॉन लैम्डा ऐसे लिखूंगा, और इसको अगर मैं लिखूंगा तो सर एच सी अपॉन लैम्डा। तुम्हें पता है अगर एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम, एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा। तो अगर मैं इस वाले लैम्डा से इस वाले लैम्डा को घटाऊंगा तो लैम्डा का जो चेंजमेंट आया उसको ही क्या बोलेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट। और वो जो होता है वो h बटे एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, ये होता है। जहां एम नॉट क्या है याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, और फाई क्या है, फाई वो एंगल है जिस एंगल पर फोटॉन्स गया है, जिस एंगल पर फोटॉन्स गया। ठीक है, चाहे स्कैटर्ड फोटॉन्स भी बोल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहे क्या बोल दो इसको, इधर जो फोटॉन्स जा रहा है इसे बोल दो स्कैटर्ड फोटॉन्स। ठीक है, इससे तो कॉम्पटन इफेक्ट ने ये कहा। अब तुम मुझे बताओ, अगर फाई की वैल्यू 0 हो, फाई की वैल्यू क्या हो, 0, यानी कि सर ये टकराए और इधर ही फोटॉन्स चला जाए। सोचना, ये फाई की वैल्यू ही 0, फाई की वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा लैम्डा बराबर सर h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस फाई की वैल्यू cos 0 की वैल्यू बोलो 1, तो डेल्टा लैम्डा ही क्या होगा, 0, यानी कि वेवलेंथ में चेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि एनर्जी खत्म ही नहीं हुई, एनर्जी खत्म नहीं हुई तो हुआ। अगर मैं कहूं फाई की वैल्यू 90 डिग्री, फाई की वैल्यू 90, अगर 90 रखूंगा तो डेल्टा लैम्डा बराबर h बटे एम नॉट सी 1 माइनस कॉस, सर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्या होती है 0। तो डेल्टा लैम्डा का जो फार्मूला आएगा वो आएगा h बटे एम नॉट सी। ठीक है, अगर मैं ये कहूं फाई की वैल्यू ही 180 डिग्री हो,
कितनी है 180। अगर फाई की वैल्यू 180, अगर मैं यहाँ cos 180 रखूँ, cos 180 की होती है माइनस, क्या होती है -1, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m0c 1 माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2h/m0 ठीक है। कॉम्पोनेंट इफेक्ट, फरवरी गई है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, बता लिया सर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन तुमसे देखो, या तो ये कहेगा कि स्कैटर्ड एंगल, तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें स्कैटर्ड एंगल दे देगा और तुमसे पूछेगा बताओ कॉम्पिटेंट शिफ्ट कितना होगा, ठीक है। तो तुम्हें इस टाइप से कॉम्पिटेंट शिफ्ट बताना होगा कि कॉम्पिटेंट शिफ्ट कितना होगा, या फिर तुमसे ये पूरा फार्मूला ही पूछ लेगा। ये फार्मूला लिखा हुआ है, यही फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेगा, या तो तुमसे ऐसे पूछेगा, बस यही पूछेगा और कॉम्पिटेंट शिफ्ट में ज्यादा नहीं। अब देखो हमारी जो वेव थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक हमारी वेव और होती है जिन्हें हम कहते हैं मैटर, ठीक है, मैटर वेव भी होती है। अब मैटर वेव क्या होती है उस चीज पर हम लोग गौर करेंगे। सर मैटर वेव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, जब ये लोग चलते हैं ना तो एक्चुअली इनका मास क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। ये चलते हैं तो इनकी स्पीड जो होती है वो
वो लगभग c के क्या होती है, बराबर है। तो इसीलिए जो इनसे जो ये वेव प्रोड्यूस होती है उन वेव को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर वेव, उनको ही हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, सही, उनको ही हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव का एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसे चल जाए इसे बोलते हैं हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक, डी ब्रोगली वेवलेंथ, सिंपल सी बात है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड with moving material particle, with moving material particle, ठीक। जब पार्टिकल मूव करते हैं, पार्टिकल में कौन कौन सा है सर, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, ड्यूट्रॉन आ गया, अल्फा पार्टिकल आ गया, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल। ठीक है, अब जो ये पार्टिकल जब मूव करते हैं उनकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, मैटर वेव, और जो इनकी वेवलेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। जस्ट सी, अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो लैम्डा बराबर हम लोग लिखेंगे h अपॉन p, h अपॉन p, ऐसी बात कर रहे हो। देखो थोड़ी देर पहले ही तुमने लिखा था p बराबर h बटे, ये लिखा था थोड़ी देर पहले फोटॉन्स के लिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, p को नीचे ले गया, लैम्डा को ऊपर ले गया, तो लैम्डा बराबर h बटे p, जहाँ p क्या है, मोमेंटम। अब बताओ क्या यहाँ पर मोमेंटम mv आएगा, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो मैटर वेव की बात हो रही है। हाँ। यहाँ अल्फा, वो सॉरी अल्फा ये था, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की बात हो रही है ना, तो फोटॉन की थोड़ी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पर p की जगह क्या लिख दो हम, mv, बिल्कुल सही, ठीक है, सही। अब तुम बोलेगा, खुद सोचना कि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अगर मैं देखो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही 1/2 ऐसे ही, ऊपर भी m से गुणा और नीचे भी m से गुणा कर दिया। तुम्हें पता है mv क्या होता है, p, mv होता है p, तो इसको उधर मल्टीप्लाई करें तो 2m काइनेटिक एनर्जी यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर, तो जो p की वैल्यू आई वो आई √2m काइनेटिक। अगर मैं सर p की जगह रखूं तो लिख सकता हूं h ऐसे ही √2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, EV, क्या होती है, EV। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो h बटे √2m EV भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा। जहां भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी जाएगी आपको याद करना ही करना पड़ेगा, लैम्डा बराबर h अपॉन p। सर कैसे, अगर मोमेंटम दिया होगा तो तुम h बटे p लगाओगे,
ठीक है। अगर तुम्हें मास वेलोसिटी दी होगी तो h/mv लगाओगे, अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी तो ये लगाओगे, अगर v मतलब वोल्टेज, अगर v मतलब वोल्टेज, अगर वोल्टेज दे रखा होगा तो तुम ये लगाओगे, ठीक है। तो हर सिचुएशन में हम देखेंगे कौन सी सिचुएशन में तुम्हें क्या क्या दे रखा है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अप्लाई करेंगे या इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये उसके बाद देखिए याद करना ही करना है, याद करना ही करना है। पानी कितने बजे तक पढ़ती हो आप? हेलो, नहीं पढ़ती हो? सर सिर्फ इतना पढ़ते हैं जब तक पापा सोते नहीं, और जैसे ही वो सोए नहीं हैं उसके बाद में हम भी सो जाते हैं। इतनी रात में पढ़ते हैं फोन में, बहुत बड़ी बीमारी। फोन में पढ़ते हैं या ज्यादा से तो पढ़ते हैं। कहाँ गए सर? प्रैक्टिकल लेने गए? आज तो बहुत खतरनाक अब आज तो ये समझो वो ये कहेंगे नहीं नहीं ये वाला बर्फी का पीस अच्छा नहीं लगता, दूसरा वाला लेके आओ। नहीं जेब भारी हो ना, लेकिन खाते जारी बहुत होती है, ये मुझे पता है। जेब भारी करना चाहिए इतना अनुमान हो जाते हैं, ठीक है। लैम्डा बराबर h/p और h/mv, h/2m काइनेटिक एनर्जी, h/2m सर ये हो ठीक। उसके बाद ये हाँ ये हो। अब वही मैंने तुमसे कहा, अगर तुम्हें मोमेंटम पता है तो ये लगाओगे, अगर तुम्हें मास वेलोसिटी पता है तो ये लगाओगे, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है तो ये लगाओगे, और वोल्टेज पता है तो ये लगाओगे। अब जैसे मैंने कहा सर अगर मान लो सर लैम्डा बराबर होता है h/√2me, बोले बिल्कुल सर। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो h/2me और साथ में लिख दिया √v, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये √v नहीं लिखा। अब जरा सोचो, अगर मैं ये वाला फार्मूले में फॉर इलेक्ट्रॉन लगाऊं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लगाऊं, तो यहाँ पर मास किसका लगेगा? इलेक्ट्रॉन का। चार्ज किसका लगेगा? इलेक्ट्रॉन का। चाहिए देखो मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, H तो हमेशा कांस्टेंट होता ही होता है सर, प्लैंक कांस्टेंट। अगर हम ये लगाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा लैम्डा बराबर वो आएगा 12.27 √v एंगस्ट्रॉम। सही है, कितना आएगा देखो तुम रख लेना, मास की वैल्यू रख देखो, m की वैल्यू रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 × 10⁻³ kg, E 1.6 × 10⁻⁹ तो उसे माइनस में लगाएंगे तो माइनस में, यहाँ पर प्लस में लगेगा, ठीक है, माइनस में लगेगा। H की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁴ लगाने के बाद में जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो आएगी 12.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, अपॉन √v। जैसे मैं तुमसे कहूँ, अब मैंने v तुम्हें दे दिया, मैंने तुमसे कहा बेटा 16 वोल्ट है, 16 वोल्ट है, बताओ अगर 16 वोल्ट हो तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी? तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे 4 कर दोगे, 16 मतलब 4 से भाग देके उतनी एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तुम्हारी आ जाएगी, सही। अगर मैं इसके बाद में बेटा प्रोटॉन के लिए बोलूं, फॉर प्रोटॉन के लिए जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.286 √v। अगर मान लो तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन ना देके तुम्हें पार्टिकल क्या दे रखा है? प्रोटॉन।
अगर प्रोटॉन दे रखा है तो अब क्या करोगे, तो कोई बात नहीं, तो अब ये नहीं लगेगा फार्मूला, अब कौन सा लगेगा। और ये कैसे आया, मैंने मास की जगह क्या लगाया, मास ऑफ, क्या लगाया, मास ऑफ प्रोटॉन। ई की जगह क्या लगाया, मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और बी की जगह, बी तो सर निकालने नहीं है, और एच की जगह एच लगा दिया, तो उससे जो आंसर आया ये लैम्डा किसके लिए आएगा, प्रोटॉन के, ठीक है। उतार दो फटाफट। अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए बोलूं, न्यूट्रॉन, तो लैम्डा बराबर होता है, उसके बाद में अल्फा पार्टिकल के लिए बोला जाए, ठीक है बेटा। अगर न्यूट्रॉन के लिए बोला जाएगा, किसके लिए, न्यूट्रॉन, ठीक है। देखो अगर न्यूट्रॉन के लिए बोला जाएगा तो होगा लैम्डा बराबर, अब देखो न्यूट्रॉन का यहाँ क्या रखा जाएगा, मास, चार्ज भी रखा जाएगा, एच तो हमारा ये आता है। अगर अल्फा पार्टिकल दिया जाएगा तो अल्फा पार्टिकल का क्या आता है, 0.101 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। सर ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब याद करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 100% याद करना, 100% ये याद करना है। और ये तो पूरी की पूरी सारणी 100% आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी की पूरी सारणी आपको 100% याद होनी चाहिए। लैम्डा बराबर एच अपॉन टी, एच अपॉन एम बी, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, एच अपॉन अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 बटे अंडर रूट बी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए 0.286 बटे अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। ब्यूटॉन के लिए 0.202 अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतना बताओ, कल हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और कल ये वाला चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाएगा। हाँ तो हमारी क्लास में जब भी हमारी क्लास होगी, जब भी हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक इसकी उसके बाद हम लोग एटम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक होगी तो नेक्स्ट वीक में हमारा एटम और रेडियो एक्टिव ये समझेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव और एटम समझेगा आराम से। उसके बाद में जब होगी तो सेमीकंडक्टर पढ़ा रे ओके, नहीं तो यही कहेंगे सर हमारा तो पढ़ा ही नहीं, ऑफिस ठीक है। लैम्डा बराबर 1.0, ठीक। तो इनके ऊपर मैंने कहा क्वेश्चन हमारे नीचे थे। सबसे पहले तुम्हें प्रेशर याद करना है। आज का सारांश क्या है, आज तुम्हें क्या याद करना है, आज पूरे दिन में क्या पढ़ाया, खाली E = SC अपॉन लैम्डा जो पढ़ाया देखो 5 मिनट में कवर हो जाता है। E = SC अपॉन लैम्डा ये पढ़ाया, या E = h न्यूटन ये पढ़ाया। उसके बाद में क्या पढ़ाया, प्रेशर पढ़ाया, प्रेशर 2I अपॉन C 100% फोर्स के लिए पढ़ाया 2P अपॉन C ये पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद में सर वो एंगल अल्फा का, तो अगर एंगल अल्फा का 100% अगर एब्जॉर्बिंग है तो उसमें एब्जॉर्बिंग आ रही है। उसके बाद में जो हमने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया है, यही पढ़ाया है, यही पढ़ाया था ना, काउंटर इफेक्ट पढ़ाया, ठीक है। तो काउंटर इफेक्ट के लिए डेल्टा लैम्डा h अपॉन m नॉट c 1 - cos फाई, ठीक है, जहां cos फाई होता था तुम्हारा स्कैटर्ड एंगल ये होगा। उसके बाद हमें खाली सिर्फ ये याद करना है, लैम्डा बराबर h अपॉन t, h अपॉन m b, h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन अंडर रूट 2n e। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए, बस इतना याद करना है, बस इतना ही तो पढ़ाया है, ठीक है। हाँ इतना ये